हेलो दोस्तों, आप सबों का झारखंड ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। और ये हम लोग शर्मा गैस जो स्कोर मोर चैप्टर वाइज टोटल स्टडी मटेरियल्स है उससे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि अभी जो नया पैटर्न 2023 में लागू किया गया है उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न अर्थात MCQ 40 अंक का होगा जो OMR शीट पर भरना होगा और 40 जो है वो विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे जो उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समकालीन विश्व में जो हम लोग बात आज करने वाले हैं वो है इतिहास। तो इसमें हम लोग 4 तरह के प्रश्नों को चर्चा करेंगे। एक रहेगा वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर और एक है अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो 1 और 2 अंक के रहेंगे, और तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ये 3 अंक के रहेंगे, और एक रहेगा वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो 5 अंक के रहेंगे। तो आज हम लोग भारत और समकालीन विश्व जो है उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे और बहुवैकल्पिक प्रश्नों में एक एक करके लगभग हम लोग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न, फिर 3 नंबर वाले और फिर 5 अंक वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपका क्वेश्चन वो है एक ऐसे राज्य, स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो, क्या कहलाता है? तो आपके सामने है संपूर्ण स्वराज, कल्पनादर्श जिसको हम लोग यूटोपिया कहते हैं, और अथार्थवाद और रोमानीवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्पनादर्श। अर्थात एक ऐसे राज्य, स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव ना हो, क्या कहलाता है? कल्पनादर्श अर्थात यूटोपिया कहलाता है। नेक्स्ट है किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी? तो इसका है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा फ्रेडरिक सरयू। फ्रेडरिक सरयू के द्वारा यूटोपिया में एक कल्पनादर्श समाज की कल्पना की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सरयू कौन था? तो फ्रेडरिक सरयू कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार था, जर्मन दार्शनिक था, ऑस्ट्रिया का इतिहासकार था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो ये कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सरयू किस देश से संबंधित था? तो फ्रेडरिक सरयू किससे संबंधित था? यह है फ्रांस से, जो हम लोग अभी पहले ही क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सरयू की 4 चित्रों की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है? जनतांत्रिक, सामाजिक गणतंत्र। तीसरा में है A और B दोनों, और चौथा है निरंकुश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A और B अर्थात 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात C इज द राइट आंसर। तो फ्रेडरिक सरयू की 4 चित्रों की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है?
तो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र वाले राष्ट्रों की कल्पना की गई है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? तो स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? तो स्वतंत्रता को महिला के रूप में दर्शाते थे, क्योंकि आज भी हम लोग भारत को भारत माता के रूप में संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे सरकार या स्वशासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता हो, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? निरंकुशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? निरंकुशवाद। मतलब ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसको निरंकुशवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये भी आपके सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूसो। रूसो इज द राइट आंसर। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। तो ये भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? मैथ्सनी का है, वाल्टेयर का है, रूसो का है और दिदारो का है। तो ये किसका कथन है? रूसो का है। नेक्स्ट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। अर्थात मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये भी आपका किसका है? रूसो का है। रूसो का ही कथन है। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वाल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है, दिदारो है, रूसो है। तो ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रूसो, वाल्टेयर, दिदारो और नेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाल्टेयर। विश्वकोश नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाल्टेयर ने। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1789 अर्थात 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखिए आपका यहीं पे क्वेश्चन बना हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। अर्थात फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये है आपका फ्रांस की क्रांति। क्योंकि अभी हम लोग पिछले क्लास में कक्षा 9 में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति का चर्चा किया था और वहाँ पे बहुत ही डिटेल से हमने जाना था। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। नेक्स्ट आपका है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो राजतंत्र था और निरंकुश, ये दोनों था। अर्थात वहाँ पे राजा का शासन था और राजा के शासन पर किसी का अंकुश नहीं होता था। नेक्स्ट है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे आते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां था जो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के
गद्दी पर था। नेक्स्ट है केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है। तो दमनकारी राजशाही सरकारों को क्या कहा जाता है? निरंकुश सरकार कहा जाता है, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो। नेक्स्ट है बुर्बो वंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो वंश का राजवंश का शासन किस देश में था? तो ये आपका फ्रांस में था। अर्थात लुई 16वां, नेपोलियन, ये सब किसके कौन से वंश के थे? तो ये बुर्बो वंश के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिल किले का पतन कब हुआ? 1789 ईस्वी में बास्तिल के किले का पतन हो गया और यहीं से फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? अभी हम लोग चैप्टर में ही पढ़े हैं, चैप्टर का नाम भी है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इसमें से किनके द्वारा जुड़ी होती है? तो किनके द्वारा जुड़ी होती है? सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास एवं धार्मिक मान्यताएं, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उनकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है। उनकी राजनीतिक सत्ता से मिलकर बनती है। तो वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उनकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे? तो फ्रांस में क्या हुआ था? राजतंत्र का अंत हो गया था और नागरिकों के समूह को सत्ता मिली थी और लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। अर्थात ये तीनों आंसर क्या है? सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अर्थात ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुने हुए नागरिकों के समूह नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 है सभी नागरिकों के लिए समान कानून, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति, माप तौल की एक समान व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो ये है फ्रांस। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये डायरेक्ट आपके सवाल एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो इसको आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है और एग्जाम में तैयार होके जाना है ताकि आपका एग्जाम 100% रिजल्ट सही हो सके। देखिए लिब्रे क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके सवाल एग्जाम में पूछते हैं कि लिब्रे क्या है। तो लिब्रे क्या है? फ्रांसीसी मुद्रा है। फ्रांसीसी मुद्रा क्या है? लिब्रे है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को किससे मुक्त कराना था? तो किससे मुक्त कराना था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो तानाशाही शासक थे उनसे मुक्त कराना था। नेक्स्ट है एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का क्या कहा जाता है? सम्राट घोषित किया गया था। किसको सम्राट घोषित किया गया था? जो सेना नायक के पद पर था पहले, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया है, फ्रांस का सम्राट था। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? ये भी हम लोगों ने जाना है और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागरिक संहिता, अर्थात 1804 का नागरिक संहिता कहा जाता था और इसके तहत बहुत सारे सुधार नेपोलियन के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था, ये हो गया। नेक्स्ट है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में देखा है, तो 1804 में नेपोलियन कानून संहिता लागू की गई। नेक्स्ट है 1804 में लागू नेपोलियन की कानून संहिता में क्या प्रावधान था?
जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। दूसरा है कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अर्थात 4 नंबर। 4 इज द राइट आंसर, इनमें से सभी, अर्थात नेपोलियन के द्वारा ये सारे प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया था? तो नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्रों में लागू किया गया था। जहां तक फ्रांस का नियंत्रण था उन्हीं क्षेत्रों में ये लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रांस के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किए थे? तो फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किए थे? तो इसका ऑप्शन 1 है सामंती व्यवस्था की समाप्ति, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार और मताधिकार तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति की वकालत कौन करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उदारवाद। तो हम लोगों ने चैप्टर को शुरू करने से पहले ही देखा था, जब फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तो उसमें उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो रूढ़िवाद से तात्पर्य क्या है? रूढ़िवाद से तात्पर्य क्या है कि स्थापित परंपरा पर बल देना, जो पहले से स्थापित है उस परंपरा के ऊपर बल देना। और दूसरा है रीति रिवाजों को बनाए रखना, जो पहले से रीति रिवाज बने हैं उसको बनाए रखना। और आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध, जो आधुनिकता है, जो अभी वर्तमान में परिवर्तन हो रहे हैं, उसका ये रूढ़िवादी विरोधी थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है उदारवाद। लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिब्रे से हुई है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का क्या अर्थ है? आजाद। लिबर का अर्थ क्या है? लिब्रे का अर्थ क्या है? आजाद। लिब्रे शब्द से बना था। नेक्स्ट है नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब होता है? नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या होता है? तो व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, अर्थात 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है उदारवाद इनमें से किसका पक्षधर था? तो उदारवाद किसका पक्षधर था? तो निरंकुश शासन का अंत, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, 4 इज द राइट आंसर, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एक उदारवाद मतदान किसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने को पूछा जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती थी? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती थी? जिसमें पूछा जाता था तो वो कहलाती थी जनमत संग्रह। नेक्स्ट है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद। जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसको क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। फ्रांस में किसको मतदान का अधिकार नहीं था? तो फ्रांस में किसको मतदान का अधिकार नहीं था? जो संपत्तिहीन पुरुष थे और जो महिला थे उनको मत देने का अधिकार नहीं था, अर्थात 1 और 2 दोनों, अर्थात 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मताधिकार कहा जाता है। और ये भारत में 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के होते हैं वो वयस्क हो जाते हैं और उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को कब हरा दिया था? तो नेपोलियन को कब हराया था? 1815 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट है वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? ये भी 1815 में हुई थी, जब ये सम्मिलित रूप से फ्रांस हार गया था।
तो वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? तो 1815 में जो मेजबानी किया था वो था मैटरनिख इसका मेजबानी किया था। नेक्स्ट है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट है वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई थी? वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की राजशाही पुनर्स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात बुर्बो वंश का शासन स्थापित हो गया था। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना, दूसरा है राजतंत्रों की बहाली, जीते गए क्षेत्रों की फ्रांस से मुक्ति, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, अर्थात ये सभी। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी? तो रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी? निरंकुशवादी थी। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले फ्रांस क्रांतिकारी जुसेप्पे मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये भी आपका एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनते हैं, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो कब जन्म हुआ था? 1807 में। और कहाँ पे हुआ था? जनेवा में। जुसेप्पे मैत्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और जनेवा में हुआ था, और ये इटली के एकीकरण के प्रमुख क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन यंग इटली की स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यह है आपका जुसेप्पे मैत्सनी के द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की थी। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मैत्सनी के द्वारा की गई थी। यंग इटली के अतिरिक्त मैत्सनी ने और किस भूमिगत संगठन की स्थापना की थी? तो अभी हमने चर्चा किया था यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना जुसेप्पे मैत्सनी के द्वारा किया गया था। मैत्सनी का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इटली का एकीकरण था, यह भी सही है। राजतंत्र की समाप्ति, यह भी सही है। और रूढ़िवाद का विरोध, तो अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये डायरेक्टली आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? तो हैब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? तो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों में था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरडनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? सरडनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो विक्टर एमुनुएल द्वितीय था। विक्टर एमिनुअल था। नेक्स्ट है काउंट काबूर को विक्टर एमिनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है सरडनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमिनुअल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का क्या नाम था? तो जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, तो कैमिले दे काबोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली का एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कैमिले दे काबोर ने किया था। नेक्स्ट है आपका किस राष्ट्र से कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूर ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रहा था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस। सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया था? सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 गैरीबाल्डी के द्वारा सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया था? तो उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया था?
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, एक रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ था? 1830 में हुआ था, और ये आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया था? तो बुर्बो वंश के राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया था? तो उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटाकर किस व्यवस्था को स्थापित किया था? तो संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित किया था। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है? तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सवाल एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मेटरनिक का। मेटरनिक के द्वारा यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है, अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? तो यूनान किसके अधीन था? तो ये ओटोमन के अधीन था। नेक्स्ट है, किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड वायरन शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1832 में किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ये कुस्तुनतुनिया की संधि जो हुई थी 1832 में, उसके द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर, अर्थात प्रशा के शासक थे। नेक्स्ट है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था? तो ये 1871 में बिस्मार्क है वो जर्मनी का चांसलर बना था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति को अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने कौन सी नीति को अपनाई थी? खून एवं खड़क की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अभी हम लोगों ने चर्चा इससे पहले किया ही था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा का किन राज्यों से युद्ध हुआ? जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा का किन राज्यों से युद्ध हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी, मतलब 4। ऑस्ट्रिया से भी हुआ था, डेनमार्क से हुआ था और फ्रांस से भी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, शुल्क संघ जॉल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जॉल्वे राइन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रशा के द्वारा जॉल्वे राइन की स्थापना की गई थी। प्रशा का शासक कौन था? नेक्स्ट है, प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम प्रशा का शासक था। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण 1870 में और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जनवरी 1871 में हुआ था। तो ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बनते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो अभी ही जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया है कि कब पूरा हुआ था। तो पूरा कब हुआ था? 1871 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो वार्साई की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, किसी अमूर्त भावना
या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। नेक्स्ट है टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू ली हुई महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है और आज भी न्यायालयों में स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये फ्रांस की थी। नेक्स्ट है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनिया था। ये आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बलूत के पत्तों का मुकुट पहनने जर्मेनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो अभी ही हम लोगों ने चर्चा किया, जर्मनी का था। नेक्स्ट है जर्मनी में बबूत को किसका प्रतीक माना जाता है? जर्मनी में बबूत को किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बल्कान क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो बल्कान क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है। स्लाव कहा जाता है। जो बल्कान के निवासी होते हैं उनको स्लाव कहा जाता है। नेक्स्ट है बल्कान क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? तो बल्कान क्षेत्र जो है वो रोमन, ओटोमन, ईरान, रूसी किसके अधीन था? तो ये ओटोमन के अधीन था। नेक्स्ट है बल्कान क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा? तो बल्कान क्षेत्र में किस कारण से तनाव पनपा? तो ये रोमानी राष्ट्रवाद के कारण तनाव पनपा था। और नेक्स्ट है बल्कान लोगों ने किस आधार पर अपनी आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों का दावा किया? तो किसके आधार पर दावा किया था? राष्ट्रीयता के आधार पर दावा किया था। नेक्स्ट है इनमें से किन शक्तियों को बल्कान क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में दिलचस्पी नहीं थी? तो किस प्रभाव जमाने में दिलचस्पी नहीं थी? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात चीन और जापान। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है क्या कहलाता है? निर्जातीय कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जातीय कहलाता है। नेक्स्ट है अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले जो 1 और 2 अंकों का होता है उसको चर्चा करेंगे और इसमें से हम लोग एक करके देखेंगे। तो पहला जो है वो है उदारवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं कि उदारवाद से क्या समझते हैं। तो उदारवाद लिबरलिज्म जो है वो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? लीबर शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। ये भी आपके सवाल एग्जाम में MCQ में पूछे जाते हैं। यह व्यापक अर्थों में उदारवाद, कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, शासक वर्ग, पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा सभी नागरिकों के लिए मताधिकार का समर्थन करता है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि उदारवाद किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी और इसका अर्थ क्या होता है और इसके तहत व्यापक अर्थों में क्या क्या होता है। नेक्स्ट है निरंकुशवाद से आपसे क्या अभिप्राय है? तो निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है? तो निरंकुशवाद अर्थात ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है तथा शासक वर्ग अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र होता है, निरंकुशवाद के नाम से जानी जाती है। ऐसे शासक व्यवस्था केंद्रीकृत सैन्य बल पर
आधारित तथा दमनकारी होती है। तो 1789 जो फ्रांस की क्रांति थी, उससे पहले फ्रांस की क्रांति के बाद निरंकुशवाद का अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना होती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं अथवा रूढ़िवादी कौन थे? तो रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक दर्शन है जो आधुनिकता एवं परिवर्तन के स्थान पर स्थापित परंपराओं तथा रीति रिवाजों को बनाए रखने पर बल देता है। और रूढ़िवादियों की मूल धारणा यह है कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक भेदभाव, संपत्ति आदि को बनाए रखने चाहिए। अर्थात रूढ़िवादी क्या करते हैं, ये नई परंपरा को नहीं देखना चाहते हैं और परिवर्तन के विरोधी होते हैं। नेक्स्ट है, समन्वयवाद से क्या अभिप्राय है? तो ये 1 नंबर और 2 नंबर के सवालों में आएगा। तो समन्वयवाद क्या है? 2 अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास समन्वयवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? तो ये भी आपके सवाल एग्जाम में आते हैं कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ और कब की गई थी? तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी उसमें की गई थी और इस क्रांति के द्वारा राजतंत्र को समाप्त करके जनतंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ये भी आपके सवाल एग्जाम में आते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की तथा बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया और उसके द्वारा शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। जो नेपोलियन कोड है, जो नागरिक कानून संहिता 1804 है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। रूपक से आप क्या समझते हैं, अर्थात रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? तो जब किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति के रूप में दर्शाया जाता है तो इस रूपक कहा जाता है। जैसे टूटी हुई जंजीर, मसाल, नारी के रूप में राष्ट्र का कल्याणकारी स्वरूप आदि जन जन में राष्ट्रीयता की भावना को जगा देती है। जैसे हम लोग भारत माता के रूप में रखते हैं उस प्रकार से रूपक के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है, मारियाना से क्या तात्पर्य है? ये भी आपके सवाल एग्जाम में पूछते हैं। मारियाना से क्या तात्पर्य है? तो मारियाना क्या है? मारियाना नारी रूप में एक रूपक था जो फ्रांस में राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता एकता का प्रतीक था। नेक्स्ट है, कल्पनादर्श या यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसे वास्तविकता धरातल पर लाना लगभग असंभव है, यूटोपिया या कल्पनादर्श के नाम से जाना जाता है। यूटोपिया के प्रणेता फ्रेडरिक सरयू थे, जो हम लोगों ने पहले ही जब हम लोगों ने MCQ के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो आदर्श को प्रस्तुत करता है। फ्रेडरिक सरयू कौन था? तो फ्रेडरिक सरयू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिन्होंने 1848 ईस्वी में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्र, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, निर्जातीय से क्या अभिप्राय है? निर्जातीय से क्या अभिप्राय है? तो निर्जातीय से क्या अभिप्राय है? तो निर्जातीय किसी समुदाय के एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को निर्जातीय के नाम से जाना जाता है। यह समुदाय की पहचान को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, नारीवाद से क्या अभिप्राय है? तो नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी, खांसी, जुकाम
हो जाता है। तो किसका है? ये मेटरनिक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किनके द्वारा की गई थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ड्यूक के द्वारा की गई थी। तो मेटरनिक ड्यूक के द्वारा वियना सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा आयोजित की गई थी। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप लोगों को रट लेना है, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट है, 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य हैं? तो 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य हैं? तो 1815 की वियना संधि के उद्देश्य हैं कि युद्ध को रोकने के लिए एक संविधान का निर्माण, पराजित राष्ट्रों द्वारा विजयी राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति, फ्रांस तथा अन्य राजतंत्रों को फिर से बहाल करना तथा दास प्रथा की समाप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में किसी खास विषय पर, किसी निश्चित क्षेत्र में किसी खास विषय पर उस क्षेत्र के निवासियों के विचारों के संग्रह को जनमत संग्रह कहा जाता है। और जनमत संग्रह लोकतंत्र का आधार है। जनमत संग्रह किसका आधार है? लोकतंत्र का आधार है। नेक्स्ट है, जूसेप्पे मैत्सनी कौन था? जूसेप्पे मैत्सनी कौन था? तो जूसेप्पे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। जूसेप्पे मैत्सनी कौन था? इटली का एक महान क्रांतिकारी था और वह निरंकुश राजतंत्र का विरोधी था एवं उदार लोकतंत्र का समर्थक था। उसने इटली के एकीकरण की रूपरेखा तैयार की। नेक्स्ट है, जूसेप्पे मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हम लोग एमसीक्यू में भी अभी पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था और जनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है, काउंट कैमिलो दे काबूर कौन था? काउंट कैमिलो दे काबूर कौन था? तो काउंट कैमिलो दे काबूर सर्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय का मंत्री था। इसने इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया तथा कूटनीति और प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से वह इटली का एकीकरण करने में सफल हुआ। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? काउंट कैमिलो दे काबूर ने किया था। नेक्स्ट है, यंग इटली क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जूसेप्पे मैत्सनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए की थी। नेक्स्ट है, बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? उसने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। बिस्मार्क कौन था? प्रसा का चांसलर था और जर्मनी के एकीकरण में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका था और इसके लिए उसने खून और खड़क की नीति अपनाई थी। किस नीति को अपनाया था? खून और खड़क अर्थात खून और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, बल्कान क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो बल्कान क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ओटोमन एवं हैब्सबर्ग साम्राज्य के देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि देश आते हैं। नेक्स्ट है, ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? तो तुर्की के अधीन आने वाले पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप के बल्कान क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैले साम्राज्य को ओटोमन साम्राज्य कहा जाता है। और राष्ट्र के उदय के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यह अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, यूनान का स्वतंत्रता युद्ध क्या था? तो यूनान का स्वतंत्रता युद्ध क्या था? तो यूनान पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। यूनान पर किसका साम्राज्य का कब्जा था? ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ और ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन चला।
किसके खिलाफ आंदोलन चला? ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन चला और अनेक बुद्धिजीवियों और आंदोलनकारियों के प्रयास से 1832 में यूनान तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की अधीनता से स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए थे, या फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ था। चलिए इसका आंसर के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो फ्रांस के नागरिकों में सामूहिक पहचान अथवा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे। तो निम्नलिखित उपाय में पहला क्या था? नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण करना। पहला कदम क्या था? नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण करना था। दूसरा है पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। तीसरा है क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर फ्रेंच को जनसामान्य की भाषा बनाने का प्रयास किया गया और नागरिकों के एक समान अधिकार का समर्थन किया गया। अर्थात सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। अधिकार और एक समान कानून बनाए गए और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा नाप तौल की एक व्यवस्था लागू की गई। तो सामूहिक पहचान की भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा ये सारे कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसी को अगर किसी दूसरे तरीके से अगर एग्जाम में पूछेगा तो पूछ सकता है नेपोलियन संहिता की व्याख्या कीजिए या फिर नेपोलियन के किन्हीं 3 प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में सीधे आने वाले हैं, तो इसे आप पढ़ लें। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता को लागू किया, जिसके अंतर्गत उसने निम्नलिखित 3 प्रमुख बदलाव किए थे। इसके अंतर्गत क्या किए थे? 3 बदलाव किए थे। तो नेपोलियन ने क्या किया था? नंबर 1 है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। क्या किया? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कानून के समक्ष सबकी बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। नेक्स्ट है, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारों शुल्कों से मुक्ति दी गई। तो ये नेपोलियन की कानून संहिता है जिसके तहत प्रशासनिक सुधार किए गए थे और इन्हीं प्रशासनिक सुधारों के द्वारा नेपोलियन की ख्याति आज भी उपलब्ध है और आज भी उनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप लोगों को रट कर जाना है और ये एग्जाम में आने वाले हैं। ये लगातार जो हैं ये सीधे के सीधे जितना भी हमने अभी पढ़ाया वो सारा का सारा एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसको कम से कम एक बार पूरा देख करके जाएं। देखिए आंसर क्या है? 1815 ईस्वी में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें उद्देश्य निम्नलिखित थे। तो क्या उद्देश्य थे? पहला है, उन राजतंत्रों को फिर से बहाल किया जाए जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। जो नेपोलियन के द्वारा बर्खास्त किया गया था उसको पुनः बहाल करना था और युद्ध को रोकने के लिए एक सर्वमान्य तथा सक्षम संविधान निर्माण किया जाए और युद्ध पराजित राष्ट्र और विजित राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति दे और दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और फ्रांस में राजतंत्र की बहाली कर बुर्बो वंश के शासन सत्ता सौंप दी जाए। नेक्स्ट है, मारियाना तथा जर्मेनिया कौन थे? मारियाना तथा जर्मेनिया कौन थे? तो ये भी आपके सवाल एग्जाम में आते हैं, तो इसे भी आप लोगों को पढ़कर एग्जाम सेंटर में जाना होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले हैं। तो देखिए हम लोग उत्तर की बात करते हैं कि 18वीं सदी तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र के मानवीकरण अथवा राष्ट्रों को एक चेहरा देने के लिए रूपक के रूप में नारी रूपों का व्यवहार किया था। रूपक के रूप में किसका व्यवहार किया था? नारी रूपों का व्यवहार किया था और राष्ट्र को व्यक्ति का रूप देने के लिए जिस नारी
रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई वास्तविक महिला नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्र के अमूर्त विचार का ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास मात्र था। तो आज भी हम लोग भारत को भारत माता के दर्जा देते हैं और अपने राष्ट्र के प्रति अपने जान निछावर के लिए तैयार होते हैं। उसी प्रकार से मारियाना तथा जर्मेनिया थी। नेक्स्ट है, फ्रांस में राष्ट्र को मानव रूप देने के लिए लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान को चुना गया। मारियान को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक घोषित किया गया तथा उनकी मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई थी। जिस प्रकार से मारियाना को दी गई थी उसी प्रकार से जर्मनी में जर्मेनिया को दी गई थी। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। और मारियाना और जर्मेनिया दोनों ही नारी रूप थे। जिस तरह से मारियाना तथा जर्मेनिया को चित्रित किया गया उसका व्यापक महत्व था। मारियाना की प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। इससे जनता में इन उद्धत राजनीतिक भावनाओं का संचार हुआ। इसी प्रकार जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, शक्ति, बहादुरी, शांति तथा एक नए युग के सूत्रपात का प्रतीक था। जर्मनी की जनता को इससे राष्ट्र के रूप में बोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुसेप्पे मैत्सनी कौन था? तो ये भी आपके एग्जाम में आता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में ही आने वाले क्वेश्चन हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाना है, पूरा वीडियो तक बने रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुसेप्पे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। जुसेप्पे मैत्सनी कौन था? इटली का एक महान क्रांतिकारी था और वह निरंकुश राजतंत्र का विरोधी था एवं उदार लोकतंत्र का समर्थन था और उसने इटली के एकीकरण की रूपरेखा तैयार की थी। इटली की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है, अपने विचारों को, दूसरे नंबर में है, अपने विचारों को कार्य के रूप देने के उद्देश्य से मैत्सनी कार्बोमारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और लिगुरिया में विद्रोह के आरोप में बहिष्कृत होने के बाद उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की और संगठन का क्या नाम था? यंग इटली और यंग यूरोप। तीसरा है, मैत्सनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है और उसके प्रयासों से अंततः इटली का एकीकरण संभव हुआ था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण से पहले राजनीतिक दशा कैसी थी? तो एकीकरण से पहले इटली की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था और 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में बटा हुआ था और इसमें से सिर्फ एक सर्डिनिया पिडमॉन्ट में इतालवी राजघराने का शासन था। किसमें शासन था? सर्डिनिया पिडमॉन्ट में इतालवी राजघराने का शासन था और उत्तर भारत हैब्सबर्ग के अधीन था और मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। मध्य इलाकों पर किसका शासन था? पोप का शासन था, जहां नेपोलियन की सेना उनकी सहायता कर रही थी। और नेक्स्ट है, दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजवंशों के अधीन था और इटली की कोई साझी भाषा नहीं बन पाई थी और कुल मिलाकर इटली अनेक स्थानीय तथा क्षेत्रीय समूह में बट गया था। नेक्स्ट है, काउंट कैमिलो दे काबूर कौन था और इटली के एकीकरण में इसका क्या योगदान था? तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो आपके एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो काउंट कैमिलो दे काबूर सर्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय का मंत्री था और काबूर ने इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया था। किसका मंत्री था? एमेनुअल द्वितीय का मंत्री था और इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा सर्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच कूटनीतिक संधि के पीछे काबूर का हाथ था। किसका हाथ था? काबूर का हाथ था और इस संधि
के प्रभाव से सरडनिया पिडमॉन्ट ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल हुआ था। और नेक्स्ट है, काबूर समझता था कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किए बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। अर्थात इटली का संभव तभी है जब ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रिया के पराजित होने के बाद इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया और इस प्रकार काबूर ने कूटनीतिक तथा प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से इटली का एकीकरण कर दिया था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में हम लोग इटली के एकीकरण की चर्चा करेंगे जो 5 नंबर के सवाल में आपको उपलब्ध होगा। तो क्या है, इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था और युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेवारी सरडनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय पर था। किसके ऊपर था? विक्टर एमैनुअल द्वितीय के ऊपर था, जो सरडनिया पिडमॉन्ट के थे। नेक्स्ट है, मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और काबूर ने फ्रांस से सरडनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीति संधि की और फ्रांस की मदद से वह 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कायम हुआ था। मतलब ये कैसा नीति अपनाता था? कूटनीतिक, और ये बहुत ही चतुर था। नेक्स्ट है, जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया और अंत में वे स्पेन शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा और इस प्रकार एक इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरा हुई और 1861 में एमैनुअल द्वितीय का एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया था। किसको राज्य घोषित किया गया था? विक्टर एमैनुअल द्वितीय को राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में बताएं। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में बताएं। तो इसका पहला क्या हो जाएगा? जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में उदारवादी आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई थी। किसके साथ प्रारंभ हुई थी? उदारवादी आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई थी और आंदोलन के परिणाम स्वरूप निर्वाचित संसद का गठन हुआ तथा राजनीतिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? राजनीतिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन राष्ट्र के निर्माण के इस उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकतों ने इसको दबा दिया था। अंततः राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रसा में केंद्रित हो गया और प्रसा के राजा ने ओटोमन बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। बिस्मार्क ने सेना तथा नौकरशाही की सहायता से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस को पराजित किया तथा इस प्रकार जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और जनवरी 1871 ईस्वी में वार्से में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन का राष्ट्र घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, जो आपके सीधे एग्जाम में आता है। और इस प्रकार से आपका क्या हो गया? ये चैप्टर समाप्त हो गया और फिर हम लोग अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और जो भी सवाल एग्जाम में आएंगे उन्हीं सब सवालों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये आप अपने मित्रों को भी शेयर करें और उन्हें भी जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आप सबको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।